Welcome dear student in the course Applied Thermodynamics, and in this video we will discuss the 2 marks or short questions from previous year AKTU exams. In this lecture we will discuss only the questions from unit first. So these are the different questions which had been asked in AKTU exams, and we will discuss these questions one by one. So the first question is write the difference between the Otto cycle and diesel cycle. तो ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हम और भी ज्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं. तो हम इस टॉपिक को ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल को ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देंगे. ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेसेस. तो ऑटो साइकिल में 4 प्रोसेसेस होती हैं. वो प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन. इसमें क्या होता है, जो गैस होती है इनसाइड द पिस्टन सिलेंडर वो कंप्रेस होती है. उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, जो हीट एडिशन होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है. देन आफ्टर द हीट एडिशन गैस क्या करती है, एक्सपेंड करती है पिस्टन सिलेंडर में. तो प्रोसेस होती है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन. देन द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन. उसके बाद जो गैस है वो अपनी हीट रिजेक्ट करती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे. तो ये 4 की 4 प्रोसेसेस होती हैं ऑटो साइकिल में. ओके, नाउ अब इस ऑटो साइकिल को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट. तो ये हमारा सिलेंडर हो गया, पिस्टन हो गया, और ये हमने जो सिलेंडर माना है इसको हमने माना है इंसुलेटेड, ताकि कोई हीट का इंटरेक्शन ना हो पाए. क्योंकि ये एयर स्टैंडर्ड साइकिल है तो हमने वर्किंग फ्लूइड क्या मानेंगे, इसके अंदर एयर मानेंगे. इनिशियली हमारी स्टेट है 1 पे. दिस इज द पीवी डायग्राम एंड दिस इज द टीएस डायग्राम. तो हम साथ साथ क्या करेंगे, पीवी डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे और टीएस डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे. तो हमारा जो हमारा जो पिस्टन है वो है बीडीसी पे, बॉटम डेड सेंटर पे. पहली प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन. तो जब भी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा तो पिस्टन मूव करेगा बीडीसी से टीडीसी की तरफ और प्रोसेस होगी हमारी 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन. सो ऑन द पीवी डायग्राम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इस तरीके से डिनोट होती है और टीएस डायग्राम में ये एक वर्टिकल लाइन होगी क्योंकि एंट्रोपी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में कांस्टेंट रहेगी. और साथ ही इस कंप्रेशन में कोई भी हीट एडिट नहीं हुई है क्योंकि प्रोसेस कैसी है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक या फिर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन. दूसरी प्रोसेस आती है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन. तो इस सिलेंडर में अब हीट ऐड होगी बट इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तभी ये प्रोसेस कौन सी होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन. नाउ वी हैव टू सप्लाई द हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन. So we will supply Q in heat, and due to the heat transfer the pressure will be increased and pressure will be rise from P2 to P3, and temperature is also rise due to the heat addition from 2 to 3. So this is the isochoric process or constant volume process. That's why this is the vertical line on the volume axis. And on the TS diagram the constant volume heat addition process will be represented like this. The next process is isentropic expansion. We have supplied the heat and due to heat transfer the gas will be expand, and this expansion is isentropic. It means there is no heat interaction. So the piston will move from TDC to BDC and the gas will expand, its volume increase from V3 to V4 and its pressure decrease from P3 to P4. Due to the expansion the temperature is also decreased from T3 to T4. Now the last process is constant volume heat rejection. क्योंकि ये क्या है, constant volume process है तो piston BDC से move नहीं करेगा और अपनी heat transfer करेगा surrounding को. So constant volume heat rejection process will be take place and the system reject heat Q out to the surrounding and process will be like 4 to 1 constant volume heat rejection. So this is the Otto cycle on PV diagram and this is the Otto cycle on TS diagram. You have to remember that in the Otto cycle the heat addition is take place at constant volume. So this is the constant volume heat addition or 2 to 3 constant volume heat addition process. So if you want to write the efficiency, we know for a cycle the efficiency is output upon input. So output is W net and input is Q in.
and we can write it like this: 1 minus Q out upon Q in from the first law of thermodynamics. तो ये सब आपको सबको आता है. So what is Q in? CV T3 minus T2. Why C3? Because हीट जो एडिशन हो रही थी वो कौन सी प्रोसेस थी? कांस्टेंट वॉल्यूम. और कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट एडिशन क्या होता है? mCv डेल्टा T. अब यूनिट मास अगर मानेंगे तो क्या हो जाएगा? CV इंटू चेंज इन टेम्परेचर. तो टेम्परेचर पहले T2 था, इंक्रीज किया T3 तक, तो डेल्टा T क्या हो गया? T3 माइनस T2. सिमिलरली जो हीट रिजेक्शन प्रोसेस है वो भी किस पे हो रही है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे. तो हीट रिजेक्शन Q आउट कितना हो जाएगा? CV T4 माइनस T1. So we can write it the efficiency like this: efficiency of Otto cycle is equal to 1 minus T4 minus T1 upon T3 minus T2. By simplifying this, we can write this efficiency in terms of compression ratio and specific heat ratio. So compression ratio is the V1 upon V2. So V1 is the volume before the compression and V2 is the volume after the compression. So V1 by V2 is the compression ratio. Always remember that the compression ratio is always greater than 1. And this is the specific heat ratio, which is equal to gamma. It means gamma is equal to Cp upon Cv. So if we write the efficiency in terms of compression ratio and specific heat ratio, we can write the efficiency of Otto cycle equals to 1 minus 1 upon R to the power gamma minus 1. So this is the efficiency of Otto cycle. Now let's discuss the diesel cycle. Diesel cycle consists of 4 internally reversible processes. तो ऑटो साइकिल में भी 4 प्रोसेसेस थी, हमने देखा था. इसी तरीके से डीजल साइकिल में भी 4 प्रोसेस है. तो पहली प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, दूसरी प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, तीसरी है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एंड चौथी है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन. तो अगर हम ऑटो साइकिल को डीजल साइकिल से कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि सिर्फ एक ही प्रोसेस चेंज हो रही है, बाकी की सारी प्रोसेसेस वही हैं जो ऑटो साइकिल में थी. तो यानी कि जो ऑटो साइकिल में हीट एडिशन हो रहा था वो हो रहा था कांस्टेंट वॉल्यूम पे, बट जो डीजल साइकिल में जो हीट एडिशन हो रहा है वो हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे. अब इस डीजल साइकिल को हम फिर से समझते हैं किसकी हेल्प से? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की हेल्प से. तो ये हमारा सिलेंडर हो गया, ये हमारा पिस्टन है और पिस्टन क्या है? एडियाबैटिक है. उसके अंदर एयर ली है, साथ साथ हम ड्रॉ करेंगे पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम. तो इनिशियली हमारी स्टेट है 1 पर और पिस्टन है अपने बीडीसी पर. जब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा तो पिस्टन मूव करेगा फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी. और पीवी डायग्राम में ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन रिप्रेजेंट होगा 1 से 2 और टीएस डायग्राम में रिप्रेजेंट होगा स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से. अब ये जो V1 by V2 है यही क्या है? कंप्रेशन रेशियो, जो किसमें था? ऑटो साइकिल में और डीजल साइकिल में. तो ये जो कंप्रेशन रेशियो है ये दोनों साइकिलों में यूज होता है. ये होता है आपका वॉल्यूम बिफोर द कंप्रेशन एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम आफ्टर द कंप्रेशन. आफ्टर दैट देयर इज अ नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज constant pressure heat addition. In Otto cycle the heat addition is at constant volume, जहां पर ये वॉल्यूम फिक्स रहता था और हीट ऐड होती थी. बट इन डीजल साइकिल कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, तो यानी कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और हीट ऐड होगी. तो जब भी हम इसमें हीट ऐड करेंगे तो इसका क्या होगा? ये गैस एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी. अगर इसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा तो इसका प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा. अगर हम चाहते हैं कि इसका प्रेशर कांस्टेंट रहे तो थोड़ा सा पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा जब हम हीट एडिशन करेंगे. सो लेट्स सी ऑन द पिस्टन सिलेंडर how this process take place. So next process is constant pressure heat addition. So we have supplied the heat Q in, and due to this heat transfer little expansion of the gas will take place to maintain the constant pressure. तो constant pressure maintain करने के लिए पिस्टन थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव हुआ और प्रेशर और प्रोसेस रिप्रेजेंट हुई पीवी डायग्राम में 2 से 3. अब इस 2 से 3 प्रोसेस में थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज किया है बट प्रेशर क्या रहा है? कांस्टेंट. एंड ऑन द टीएस डायग्राम दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 से 3 कर्व में. अब एक चीज और ध्यान रखेंगे,
जो हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ट्रांसफर दिखाया था टीएस डायग्राम में, वो इस तरीके का कर्व था, और जो हम कांस्टेंट प्रेशर पे दिखा रहे हैं वो भी इसी तरीके का कर्व है। बट जो स्लोप होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर का, वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का, वो हमेशा ज्यादा होता है किससे? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस से ऑन टीएस डायग्राम। ओके, नाउ आफ्टर दैट the expansion will be take place and piston move towards the BDC. So piston will move towards BDC in the expansion, and the volume will be increase and pressure will be decrease. In the next process, the constant volume heat rejection, it means the piston will not move and only heat rejection take place at a constant volume. So this is the PV diagram for diesel cycle, and this is the TS diagram for diesel cycle. So we have the compression ratio in the diesel cycle and we have also compression ratio in Otto cycle. But apart from compression ratio, डीजल साइकिल में एक और रेशियो होता है जिसको बोलते हैं कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो होता है V3 by V2. So volume after the heat addition divided by volume before the heat addition, that is known as cut off ratio. So the efficiency of the diesel cycle is this. Efficiency is equal to 1 minus 1 upon R to the power gamma minus 1 multiply RC. RC is the cutoff ratio. RC to the power gamma minus 1 upon gamma in bracket RC minus 1. So where R is the compression ratio, which is V1 by V2, and RC is the cutoff ratio, which is V3 by V2, and gamma is the specific heat ratio. Gamma is equal to Cp by Cv. The value of R is always positive, and similarly the cutoff ratio is also positive. So if you put the value of RC, some positive value of RC, you will find that this value is always positive, due to which the efficiency will decrease. So that's why we say that the thermal efficiency of the Otto cycle is always greater than the diesel cycle when both cycle operates on the same compression ratio. If the value of R is same and for a certain value of RC, which is cutoff ratio is always positive. So if you put a positive value of RC, you will get this term will be positive. If you put some value of here, you will find that the efficiency of diesel cycle is less than the Otto cycle for a given pressure ratio. That's why we say thermal efficiency of Otto cycle is greater than the diesel cycle when both cycle operate on the same compression ratio. So if the compression ratio is same, the Otto cycle is always higher efficiency. So this is the revision only, and now we have to answer the short question, which is differentiate between the Otto cycle and diesel cycle. So Otto cycle also known as constant volume cycle because the heat addition is take place at a constant volume, or it is also known as petrol cycle. And diesel cycle is known as constant pressure cycle because heat addition is take place at a constant pressure. So SI engines, which is spark ignition engine, are worked on Otto cycle, and the CI engine, which is compression ignition engine, work on diesel cycle. So in this cycle, the heat addition take place at a constant volume, and in this cycle, heat addition take place at a constant pressure. The compression ratio in the Otto cycle is varies from 6 to 10. However, the compression ratio in the diesel cycle varies from 12 to 18. The efficiency depends upon compression ratio and gamma. We have seen the formula of efficiency for the Otto cycle, and it depends upon compression ratio R and gamma only. However, the efficiency of the diesel cycles depends upon the compression ratio, cutoff ratio, and gamma. So this is the answer of your short question. But several questions like what is compression ratio, what is cutoff ratio, what is the efficiency of Otto cycle, what is the efficiency of diesel cycle, why efficiency of Otto cycle is greater than the diesel cycle for given compression ratio will be asked in the exam. So it is an important topic.